बीटेट, सीटेट और सुपर टेट में फिर हम लेकर के आए हैं कुछ प्रश्नों को जो सीडीपी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम लेकर के आए हैं, उसी से संबंधित प्रश्न को पुनः हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के जन्मदाता के बारे में कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है। स्टर्न, बिनेट, टर्मन और फ्रोबेल। तो यहाँ पर फ्रोबेल को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि फ्रोबेल यह कौन सी पद्धति को जन्म दिए थे, खेल विधि को, तो यह तो होंगे नहीं। टर्मन पर भी चर्चा कर लेंगे और स्टर्न पर भी चर्चा कर लेंगे कि कुछ ऐसे सिद्धांतों को थोड़ा सा जब ध्यान में रखेंगे तो फिर एक बात निकल कर के आएगी कि इस बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल में इसमें से अन्य किसी ने किस किस विषय पर चर्चा किया था, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि बीने के द्वारा बुद्धि लब्धि की खोज की गई थी और आईक्यू लेवल के मापने का एक तरीका किसने विकसित किया था, बीने ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवजात शिशु का भार होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका भार कितना होता है, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो एक नवजात शिशु का जब हम शैशवावस्था को पढ़ते हैं तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत जब बात आती है तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा कि एक नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। क्लियर। उसी समय जब हम पढ़ते हैं शैशवावस्था के बारे में, जन्म से पूर्व की अवस्था को जब हम ध्यान में देते हैं तो वहां पर बात आती है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 360 दिन। उसी समय आपको ज्ञात हो जाएगा जब शैशवावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास की बात करेंगे कि जन्म से पूर्व शारीरिक विकास, तो उसमें आपको यह बी ऑप्शन सही होगा, 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 280 दिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मात्र नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एक अलग विषय है, उसको जब शिक्षा से, एजुकेशन से जोड़ा जाता है तो उसका थोड़ा सा सिद्धांत बदल जाता है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति का वर्ष कब से माना जाता है। 1947, यह तो भारत आजादी का है। 1950 स्वतंत्रता के जब संविधान के बारे में चर्चा की गई थी। 1965 यह एक युद्ध की चर्चा करता है, यह भी क्रॉस हो जाएगा। 1900, यह 1900 जो वर्ष है, इसी समय का एक वर्ष शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का समय माना जाता है। तो इस लिहाज से आपके पास 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर एक प्रश्न फिर बोल रहा है कि किसी समस्या समाधान का पहला चरण है। पहला चरण क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसका पहला चरण क्या होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प दे रहा है कि परिकल्पना का निर्माण करना। क्या किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक हाइपोथेसिस का बनाया जाना बहुत जरूरी है सबसे पहले, या परिकल्पना का उस परीक्षण कर लिया जाए, या समस्या के प्रति जागरूक होया जाए, या डाटा को एकत्रित किया जाए। यह बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो होता क्या है कि जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो सबसे पहले हमें उस समस्या के प्रति एक्टिव होना जरूरी है। जैसे ही हम एक्टिव होते हैं उसके 2 ही चरण हैं। पहला कि आप एक्टिव हो जाएं और दूसरा एक्टिव होने के ठीक बाद उससे संबंधित एक माइंड मेकअप कर लें, एक गोल सेट कर लें और गोल सेट करने के बाद उस पर काम करना चालू कर लें कि हाँ, हमको यह
काम करना है। वह उसके प्रति जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक उसका कोई गोल सेट नहीं कर पाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और फिर उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम समस्या के प्रति जागरूक हो जाए। जैसे ही हम समस्या के प्रति जागरूक होते हैं तो ठीक उसके बाद एक परिकल्पना का हम निर्माण करते हैं। जैसे ही हम परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं उसके बाद उससे संबंधित हम डाटा एकत्रित करना प्रारंभ करते हैं कि क्या ऐसे पूर्व या इससे पूर्व ऐसी कोई समस्या समाज में आई थी या इस पर कोई रिसर्च हो चुका है, उससे संबंधित हम डाटा एकत्रित करते हैं और फिर उससे अपने समस्या से संबंधित उसमें से विकल्प को चुनते हैं, उसमें से मटेरियल को इकट्ठा करते हैं और तत्पश्चात उस परिकल्पना का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, एक टेस्ट करते हैं या उल्टा हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले किसी समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस समस्या के प्रति जागरूक हो जाएं। इस लिहाज से यह समस्या समाधान का पहला चरण है। इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किसी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वह किसका एक परिणाम है। क्या क्या ऐसे कारक होते हैं कि व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है, जिससे उसका समाज में अपना एक अलग छाप होता है। तो क्या वह वंशानुक्रम है कि बहुत अच्छे परिवार से हम हैं, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड है, किसी विकृति से वह दूर है, या हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है इसलिए मेरी पर्सनालिटी बहुत बेहतर है, या आनुवंशिकता और वातावरण मेरा दोनों सही है इसके वजह से मेरी पर्सनालिटी बेहतर हो गई है, या केवल वातावरण का बेहतर होना ही पर्सनालिटी का एक बेहतरीन परिणाम हो सकता है। देखते हैं। एक माता पिता का बहुत बेहतर होना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से बहुत अगर बेहतर होते हैं, शारीरिक रूप से माता पिता, उसके बाद अगर आर्थिक रूप से भी हो जाते हैं, बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, तो उसके बच्चे की पर्सनालिटी ठीक वैसे ही हो जाए इस बात की पूरी संभावना नहीं बनती है। इसलिए यह विकल्प हो ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं इसलिए आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर है, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस बात की गारंटी अवश्य दी जा सकती है कि आपके माता पिता की आनुवंशिक स्थिति बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी बेहतर होगा और वह आपका वातावरण, चाहे पारिवारिक वातावरण हो या सामाजिक वातावरण हो, अगर यह दोनों बेहतर अगर पाया जाता है तो आपका यह पर्सनालिटी, यह व्यक्तित्व एक बेहतर रूप में आकार ले सकता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किसका? आनुवंशिकता और वातावरण का। क्योंकि केवल वातावरण के आधार पर आपकी पर्सनालिटी बेहतर नहीं हो सकती है, उसमें आनुवंशिकता का और वातावरण दोनों का होना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से यह विकल्प सी सही होगा। आगे चलते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक मानदंडों का पालन करना, यानी कि समाज के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसका हम पालन करें। इसलिए वह शिक्षा का एक आधार हो सकता है कि सामाजिकरण मेरा हो रहा है और हम समाज के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका हम पालन करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि समाज ने या मेरे पूर्वजों ने एक निश्चित समय में, एक निश्चित परिस्थिति में जो भी मानदंड समाज में रहने के नियम, कायदे और कानून बनाए थे वह 50 वर्ष, 60 वर्ष या 100 वर्ष बाद भी लागू होता है। यह आवश्यक नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि आज की जो परिस्थिति है, आज का जो जनरेशन है, आज का जो एजुकेशन है, वह उस बात को माने या न माने। क्योंकि एजुकेटेड है,
बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति तो पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन वह समाज में, इस सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, या उसकी कोई अपनी विशेष कोई सोसाइटी नहीं है, या वह समाज से एक अलग रूप में रहना चाहता है, लेकिन उसके पास शिक्षा है। तो शिक्षा हो जाने से व्यक्ति का समाजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसका वजह क्या है? तो इसी मानदंड को पालन कर लेना क्या वह शिक्षा के संदर्भ में बेहतर है, या स्वयं का कोई सामाजिक मानदंड तैयार कर ले? हम इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि हम अपने अनुसार समाज को चलाना चाहते हैं। एक रूसो की परिभाषा है, अरस्तु की परिभाषा है कि वह व्यक्ति जो यह कहता है कि मैं समाज में नहीं रह सकता, या मुझे समाज नामक किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति दो ही हो सकता है, या तो वह देवता हो सकता है जिसे इस मानव समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, या वह दानव हो सकता है जिसे मानव समाज की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वह मानव है तो उसे इस मानव समाज की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि वह उसको इसी समाज में रहना है। और वह शिक्षित है, तब इतना शिक्षित हो गया कि वह अपने अनुसार समाज को चलाना चाहता है। समाज तो बहुत बड़ा तबका है, वह आपके अनुसार नहीं चल सकता है। तो स्वयं का सामाजिक मानदंड तय कर देना यह भी विकल्प गलत है। क्लियर? आगे चलते हैं। या आप एजुकेटेड हो गए हैं और श्रेष्ठ जनों का केवल सम्मान करते हैं, अब इससे सोचते हैं कि समाज के लोग मुझे अच्छा जानेंगे, तो यह भी बेहतर नहीं हो सकता है, यह भी विकल्प गलत है। लेकिन अब आते हैं सामाजिक वातावरण में समायोजन। अब आप एजुकेशन प्राप्त कर लिए हैं, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, और एक ऐसे वातावरण में आपको रहना है, आपको वहीं पर नौकरी करना है, जीविकोपार्जन करना है, बिजनेस करना है, या घर परिवार के साथ रहना है। तो शिक्षा का वह एक मानक नहीं है कि आप बहुत एजुकेटेड हो गए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उस ग्रामीण क्षेत्र में रहना बंद कर दें, शहरी क्षेत्र में चले जाए। यह जरूरी नहीं है। शिक्षा का पैमाना यही है कि हम जहां पर जाते हैं, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, या किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां का जो वातावरण है, वहां पर आपकी शिक्षा की असली पहचान होगी कि आप उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं। उस वातावरण को कुछ अपने अनुसार चेंज करें जहां तक संभव हो पाता है, और जहां तक यह भी संभव हो पाता है कि आपको नौकरी करनी है, आपको उसी समाज में रहना है, उसी कर्मचारियों के साथ काम करना है, तो उस वातावरण के अनुसार आप अपने आप को ढाल लें। यह शिक्षा का बेहतरीन मतलब यही निकल करके आएगा, और तब माना जाएगा कि आपका समाजीकरण हो गया है। इस लिहाज से सामाजिक वातावरण में आपको समायोजन करना होगा। इस दृष्टिकोण से यह विकल्प डी सही है, सामाजिक वातावरण में समायोजन करना। क्लियर? बस इतना ही। थैंक यू। देखेंगे सीडीपी से संबंधित ही कुछ प्रश्नों को और जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीटेट, सीटेट और सुपर टेट में सीडीपी से 30 प्रश्न अनिवार्य रूप से ही पूछे जाते हैं, और इस समय सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे बहुत जल्दी ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी कि वह कब से कब तक वह एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो इस लिहाज से सीडीपी से संबंधित प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज एक बार फिर कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। रिपीट करेंगे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। क्या यह कथन है? क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के आधार पर यह कथन सही है, या आरक्षण के आधार पर यह कथन सही है कि पुरुषों को आरक्षण ज्यादा मिल गया है इसलिए पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह
प्रश्न स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है ऑप्शन बी कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित यह एक प्रश्न है, जो यह बताता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर पुरुष प्रत्येक स्त्री के सापेक्ष ज्यादा बुद्धिमान होगा ही, लेकिन वह चूंकि एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं पुरुष ही बुद्धिमान होते हैं अपेक्षा किसके, स्त्रियों के, तो वह इस बात को दर्शाता है कि वह एक जेंडर विशेष का पक्ष ले रहा है। क्लियर। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए उचित है क्या कि विद्यार्थी उस कक्षा में रुचि के आधार पर पढ़ता रहे, इंटरेस्ट उसको आता रहे, वह उसका ध्यान भटके नहीं, वह अपने विषय वस्तु पर आता रहे। इसके लिए उचित क्या है, एक शिक्षक के लिए एज ए टीचर हम क्या करें कि बच्चा बेहतरीन तरीके से क्लास में अध्ययन करता रहे, रुचि पूर्वक करता रहे। एक विकल्प भी आता है कि क्या श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए उस समय शिक्षक को कि विद्यार्थियों की रुचि बरकरार रहे। तो ध्यान आकर्षित करने मात्र के लिए कि हम एक कंटेंट विशेष पर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। किसी अन्य विषय पर अगर चर्चा करते हैं कक्षा में अध्ययन और अध्यापन के दौरान, तो उस विषय विशेष में कोई विशेष रुचि नहीं आ सकती है, क्योंकि चर्चा का विषय आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह विकल्प बी भी नहीं होगा। किताब पढ़ना, अब किताब पढ़ लेने से शिक्षक के द्वारा अगर किताब पढ़ा जाता है या विद्यार्थी के द्वारा किताब पढ़वाया जाता है कि हाँ किसी अलग अलग विद्यार्थी से कि किताब पढ़ो, तो उसमें भी विद्यार्थी की रुचि उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब विद्यार्थी की रुचि बनी रहे उस कक्षा में उस सब्जेक्ट विशेष को लेकर के, तो आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को यह विकल्प डी जो है वह सही है कि उसी विषय से संबंधित, जिसे हम कह सकते हैं पूर्व कथन, क्या कह सकते हैं, पूर्व कथन, उस आधार पर उस विषय विशेष से संबंधित कोई सामान्य सा प्रश्न पूछा जाए जिसके आधार पर विद्यार्थी की रुचि बढ़ जाए। और किसी विषय में विद्यार्थी की रुचि तभी बढ़ती है जब वह सामान्य जानकारी रख रहा होता है और उससे संबंधित सामान्य से प्रश्न जब पूछे जाते हैं जिसका विद्यार्थी उत्साह के साथ जब उत्तर देता है, तो वहां पर प्रश्न पूछना उसके रुचि को बढ़ा देता है। इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही होगा, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चा बेहतर है, बहुत बेहतर है, खराब है या बहुत खराब है, इस बात की जानकारी के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसका मूल्यांकन किया जाए। लेकिन मूल्यांकन का आधार क्या हो सकता है, बच्चा क्लास में भी बहुत बढ़िया पढ़ता है, घर पर भी आता है तो होमवर्क करता है, या कुछ लिखता भी बढ़िया है, पढ़ता भी बढ़िया है, जवाब सामान्य तौर पर दे ही देता है, तो उस बात की जानकारी को प्राप्त करने के लिए कि वह बच्चा विशेष है अथवा नहीं है, उसका मूल्यांकन होना आवश्यक हो जाता है। तो मूल्यांकन का बेस क्या होना चाहिए कि किसी बोर्ड के द्वारा, जिस बोर्ड के अंतर्गत वह बच्चा आता है, उस बोर्ड की परीक्षा द्वारा ही जो रिजल्ट आएगा तभी यह माना जाएगा कि वह बच्चा बेहतर है, या वह घर का कार्य कर लेता है, गृह कार्य कर लेता है, तभी माना जाएगा कि वह अच्छा है, या सतत और व्यापक मूल्यांकन उसका किया जाए तो माना जाए कि अच्छा है, या लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। लिखित में एक समय में बच्चा तैयारी करके और परीक्षा में बेहतरीन अंक ला सकता है, क्योंकि लिखित परीक्षा कराने से पूर्व हम उसे मैसेज देते हैं, सूचित करते हैं कि आपका लिखित एग्जाम होने वाला है, आपका वाइवा होने वाला है, इस बात की भी हम सूचना पहले देते हैं। इसमें यह हो सकता है कि बच्चा लिखित और मौखिक दोनों के लिए तैयारी कर ले,
लेकिन वह बच्चा बेहतर हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। बच्चा घर पर भी काम कर लेता है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वह होमवर्क करके आता है तो वह बच्चा बेहतर है। बोर्ड की परीक्षा, जैसा कि लिखित या मौखिक पर हमने बात की, बोर्ड की परीक्षा आने से पहले बच्चा तैयारी में लग जाता है तो हो सकता है कि उसके बोर्ड के द्वारा किए गए मूल्यांकन में विद्यार्थी का एक बेहतरीन अंक या उचित अंक आ जाए और वह पास हो जाए। यह कोई बेस नहीं बनता कि वह विद्यार्थी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर विकल्प जो सी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि लगातार निरंतर अगर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता रहेगा, मासिक, तिमाही या छमाही, और सब में विद्यार्थी अच्छा अंक अगर लाता है तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी है और उसका मूल्यांकन जो हुआ है वह बेहतरीन मूल्यांकन है। हालांकि यह भी मूल्यांकन के 3 विकल्प ठीक ठाक है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें बहुत पहले से विद्यार्थी को सूचना मिल जाती है और विद्यार्थी उस कार्य को पूरा कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन एक बेहतर विद्यार्थी वही हो सकता है जो लगातार निरंतर प्रतिदिन, प्रतिमाह, हर तिमाही, हर छमाही और वार्षिक परीक्षा में अपने आप को सफल साबित करे। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, विकल्प सी, यह ऑप्शन सही होगा कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के स्तर पर। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखते हैं वह कौन सा एक ऐसा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी कि बच्चे को सीखने के लिए इसमें से वही फैक्टर को चयन करना है, उसी विकल्प को चयनित करना है जो किसी विद्यार्थी को सीखने के लिए बाध्य करता है या ऐसे मोटिवेट करता है कि बच्चा उस विषय वस्तु को ठीक प्रकार से सीख सके। यही यह प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी पॉजिटिव रूप से लेकर के चलता है। तो विकल्प दिया गया है कि अनुत्तीर्ण होने का भय, यानी कि विद्यार्थी इसलिए पढ़ाई करना चाहता है कि अगर वह पढ़ेगा नहीं तो वह फेल हो जाएगा, और इस बात से वह सकारात्मक रूप में मोटिवेट होता है और पढ़ना प्रारंभ करता है। या सहपाठियों से प्रतियोगिता, कुछ ऐसे उनके साथ के विद्यार्थी हैं जो ठीक ठाक है और उनके साथ कुछ टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट में वह विद्यार्थी इस बात को लेकर के एक्टिव होता है कि नहीं, इसमें हमको सबसे पहला स्थान लेना है, सबसे बेहतर देना है। क्या यह विकल्प सही है? या अर्थपूर्ण संबंध, उस विषय को लेकर के वह इतना एक्टिव है कि उसका कोई एक सकारात्मक रिजल्ट उसके जीवन में आने वाला है। या माता पिता का दबाव, या उसके मम्मी पापा इतना प्रेशर देते हैं कि नहीं बेटा पढ़ लो, तुम्हें ही पढ़ना है, यही पढ़ना है, तुम्हारे जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण है। तमाम ऐसे अगर सुझाव बच्चे को दिए जाते हैं तो क्या वह सकारात्मक रूप में उसे प्रभावित कर सकता है? यही यह प्रश्न पूछ रहा है। जानकारी के लिए फिर एक बार देखते हैं कि वह कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण होने के भय से कोई तो विद्यार्थी पढ़ता ही नहीं है। सभी विद्यार्थी का, सभी बच्चे का एक लक्ष्य होता है कि हम पढ़ लिख करके अच्छा अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करेंगे, तो यह विकल्प तो हो ही नहीं सकता। सहपाठियों से प्रतियोगिता हो सके और उसमें वह बेहतर रिजल्ट दे सके, इस बात से वह मोटिवेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फेल होंगे तो किसके साथ फेल होंगे? अपने दोस्तों के साथ। तो कोई ऐसा उस पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता है। माता पिता के दबाव के कारण बच्चा पढ़ता तो जरूर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन यह सर्वमान्य बात है कि अगर माता पिता के दबाव में कोई भी बच्चा पढ़ता है तो वह पढ़ नहीं रहा है, उस प्रेशर को, उस दबाव को वह झेल रहा है।
उसकी लर्निंग तो हो ही नहीं रही है और उसके विषय के प्रति अपनी रुचि कोई है ही नहीं, क्योंकि जब तक उसमें सकारात्मक कुछ बातें नहीं आएंगी, उसका करियर उसमें दिखेगा नहीं। केवल पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना है, होमवर्क किए कि नहीं किए, या एग्जाम आ गया पढ़ाई कर लो, यह सारा दबाव जो माता पिता के द्वारा दिया जाता है यह भी उसे सकारात्मक रूप में प्रभावित नहीं करता। लेकिन अर्थपूर्ण संबंध, उस पढ़ाई से उसके जीवन में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उस विषय में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, अगर इसके बारे में अगर कोई जानकारी बच्चे को दिया जाता है अभिभावक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, या पास पड़ोस के लोगों के द्वारा, या किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा कि इस विषय से आपके जीवन का क्या संबंध है, अगर ऐसे अर्थपूर्ण कोई संबंध अगर बताए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है, और उसका यह एक सकारात्मक प्रभाव होता है कि वह बच्चा ठीक प्रकार से पढ़ने लगता है। तो आपका विकल्प सही क्या होगा, अर्थपूर्ण संबंध, सी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं, व्यवहार में आने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है को कहा जाता है। देख लेते हैं, अभ्यास के कारण बहुत कुछ आप सोच पाए यह भी बहुत संभव नहीं है। क्रिया करना चालू करें अपने व्यवहार के आधार पर, वह भी बहुत ठीक नहीं हो सकता है। इससे भी कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता, या कोई ऐसी परिकल्पना या कल्पना बना ले, कोई हाइपोथेसिस बना ले अपने करियर को लेकर के, तो यह भी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अधिगम एक परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है, अधिगम है, कि आपके व्यवहार में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आपके द्वारा की गई और उसके पश्चात आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह लर्निंग के कारण आता है, जिसे हम अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। न कि क्रिया करने के लिए वह अधिगम प्रेरित करता है, न सोचने के लिए प्रेरित करता है, न परिकल्पना करने के लिए। सबसे पहले क्या आता है, तो अधिगम आता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यवहार में आने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है, यानी कि आपने का जो व्यवहार है उसी के अनुसार आपने कोई और व्यवहार उत्पन्न किया और उसमें जो परिवर्तन आया वह क्या कहलाएगा, वह अधिगम कहलाएगा। क्लियर। को देखेंगे, यहाँ पर एक प्रश्न कर रहा है कि बालक के हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है, यानी कि बालक के हड्डियों का जो विकास होता है और उसके दांतों का जो क्रमशः विकास होता है वह किस बात पर निर्भर करता है। क्या वह माँ के दूध पर निर्भर करता है, क्या वह भोजन के ऊपर निर्भर करता है, या पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करता है, या थायराइड पर निर्भर करता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्रमशः नीचे की तरफ से बढ़ते चलेंगे। थायराइड एक बीमारी है, तो इससे तो यह निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि थायराइड होता है तो हम इलाज कराते हैं, तो इस पर यह निर्भर ही नहीं करता। प्रायः भोजन सभी बच्चों को दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को में यह पाया जाता है कि उनका शारीरिक विकास हो रहा है लेकिन हड्डियों में मजबूती नहीं आ पा रही है, उसके लिए भी हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, या हड्डियों के फ्रैक्चर या टूट जाने के बाद वह केवल भोजन पर ही मात्र निर्भर रह करके हड्डियों में मजबूती नहीं ला सकता। तो यह भी क्रॉस कर देंगे कि भोजन पर भी निर्भर नहीं होता है। माँ के दूध पर यह आवश्यक नहीं है कि वह शैशवावस्था में ही हड्डियों का विकास की बात करें या हड्डियों के टूटने या मजबूत होने की बात करें, तो यह इस पर भी निर्भर नहीं करता है कि माँ का दूध कब तक बच्चा पीता है। अमूमन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक पीता है, उसके बाद की यह बात आती है तो क्या होगा। तो हमारे पास एक विकल्प बनता है पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव पर। यह जो पैराथायराइड ग्रंथि है इसके स्राव से
ही हमारे हड्डियों का और दांतों का विकास होता है। यह दोनों को मजबूती प्रदान करता है, उसके विकास में यह सहयोग करता है। पैराथायराइड ग्रंथि का स्राव, उससे जो भी पैराथायराइड ग्रंथि से जो भी स्राव होता है, जो भी तत्व निकल करके आते हैं, और वह हड्डियों के और दांतों के विकास पर और मजबूती पर अपना योगदान देते हैं। इस हिसाब से यह इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा, पैराथायराइड ग्रंथि का स्राव। आगे देखते हैं, बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को, बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को कौन सी ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है? कौन सी ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है? पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या सभी? थायराइड ग्रंथि भी प्रभावित नहीं करता है, सभी का तो प्रश्न ही नहीं यहाँ पर है, कोई एक प्रभावित करता है तो यह विकल्प हमारा होगा ही नहीं। थायराइड ग्रंथि भी बालक के शांति और व्यवहार पर प्रभाव कोई नहीं डालती है, और न पीनियल ग्रंथि डालती है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि। इस हिसाब से पैराथायराइड ग्रंथि विकल्प ए सही होगा। वयः संधि, वयः संधि की अवस्था है। वयः संधि उस अवस्था को कहते हैं कि बालक और बालिकाओं में एक ऐसा अंदरूनी परिवर्तन जो उसने परिकल्पना नहीं की, जिसके बारे में हम सोचते विचारते भी नहीं है, लेकिन वह परिवर्तन उसके शारीरिक रूप में हो जाता है। वह अंदर ही अंदर होता है और मुझे उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है, वह परिलक्षित नहीं होता है, उसे हम देख नहीं पाते हैं, जिसका एज आता है। अब थोड़ा सा इस पर जान लेंगे कि वयः संधि क्या है। वयः संधि माँ या पिता बनने की एक लक्षण होता है, जिसे वयः संधि की अवस्था हम कहते हैं। वयः संधि की अवस्था है क्या 16 से 18, 19 से 21, 12 से 14 या कोई नहीं? तो यह तो विकल्प होगा ही नहीं। 16 से 18 यह बहुत बाद का है, तो यह अगर यह बहुत बाद का है तो यह अगर नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि यह अगर बाद का है कि 16 से 18 वर्ष, तो आपके पास विकल्प बचता है सी 12 से 14 वर्ष, जो वयः संधि की एज के नाम से हम जानते हैं, जिसमें माँ या पिता बनने के एक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और उसे हम वयः संधि के नाम से जानते हैं, जिसका विकल्प होगा सी 12 से 14 वर्ष। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कि किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की होती है? एक ऐसा नियम जो यह प्रमाणित करता है कि ऐसे माता पिता जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन उनकी संतान दुर्बल हो सकती है, इस सिद्धांत के अनुसार यह पाया गया है कि हो जाती है माता पिता की संतानें दुर्बल। तो वह किस नियम के आधार पर इसको सिद्ध किया गया है? तो प्रश्न एक बार फिर देखेंगे, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल होती है? यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है, आगमन निगमन नियम के आधार पर, अंश से पूर्ण की ओर, या प्रतिगमन नियम के आधार पर, या कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो पहले काट देंगे, किसी एक नियम की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगमन निगमन का एक नियम है, वह सीखने के लिए है। किसके लिए है? अधिगम करने के लिए है, अधिगम के लिए है। तो इस पर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर संतान की बुद्धि की बात हो रही है कि दुर्बल बुद्धि का हो जाता है संतान, और अंश से पूर्ण की ओर, यह भी किस नियम का इस कार्य के लिए है? तो यह भी अधिगम के लिए ही है, अंश से पूर्ण की ओर, तो यह भी नहीं होगा। कोई नहीं में थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे, क्योंकि यह विकल्प हमारे पास नहीं है,
लेकिन यहाँ पर एक प्रतिगमन का नियम है जो साइकोलॉजी में आता है कि प्रतिगमन के नियम के अनुसार, ध्यान देंगे, प्रतिगमन के नियम के अनुसार एक प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती है। उस नियम में यह पाया गया है, उस नियम के आधार पर यह सिद्ध किया गया है या सिद्ध हुआ है कि एक प्रतिभाशाली माता पिता हैं लेकिन उनकी संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती है। प्रायः ऐसा समाज में देखने को भी मिलता है। तो क्लियर है? तो यह प्रतिगमन का नियम जो है वह विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला बचपनावस्था है। यह बचपनावस्था रास के अनुसार है, हर लाख के अनुसार, हर लाख के अनुसार है। देखेंगे बचपनावस्था है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, 0 से 5 वर्ष तक और 3 से 6 वर्ष तक। जन्म से 2 सप्ताह, यह हरलाख का मानना है कि जन्म से 2 सप्ताह की जो अवस्था है वह शैशवावस्था के नाम से जानी जाएगी। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म से 2 सप्ताह की उम्र शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है किस विद्वान के अनुसार? तो यह हरलाख का है। हरलाख के आधार पर इसे हम प्रमाणित करते हैं कि जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। हम पूछ रहे हैं किस बात की चर्चा कर रहे हैं? बचपनावस्था की। 0 से 5 वर्ष को शैशवावस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामान्य नियम के आधार पर है, लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि पूर्व शैशवावस्था, हरलाख के अनुसार पूर्व शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक कहा जाता है। यह पूर्व शैशवावस्था है। ठीक है। यहां पर एक बात आती है, विकल्प ये हमारा बचता है कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को हरलाख में माना है कि उनका यह बचपन का अवस्था है, जिसे हम बचपनावस्था के नाम से जानते हैं। यह नियम लागू होता है हरलाख के नियमावली के ऊपर। सामान्य नियम पर बचपनावस्था की चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन हरलाख ने बचपनावस्था की चर्चा किया है कि 2 सप्ताह का से ऊपर का बच्चा और 2 वर्ष से कम के बच्चे को हम बचपनावस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न कर रहा है, विकास का कालखंड है। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति का विकास या एक बालक के विकास की बात न करके व्यक्ति की ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि एक व्यक्ति का विकास कब से कब तक होता है। इसी विषय को यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक विकास होता है, या जीवन पर्यंत विकास होता रहता है, या गर्भाधान से मृत्यु तक विकास होता रहता है, या 16 से 18 वर्ष तक विकास होता रहता है। जीवन पर्यंत को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेंगे और गर्भाधान से मृत्यु तक की बात भी यहाँ पर आएगी। जीवन पर्यंत का मतलब है कि जब से जन्म बच्चा ले लिया तब से और मृत्यु तक। यह विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर विकल्प सही है कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक। थोड़ा सा इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जीवन पर्यंत को प्रायः हम यही मान लेते हैं कि बच्चा आज जन्म लिया आज से लेकर के और मृत्यु तक या वृद्धावस्था तक उसमें विकास होता है। लेकिन विकास का क्रम जिस दिन से भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है, गर्भ धारण हो जाता है, उसी दिन से विकास का क्रम प्रारंभ हो जाता है और वह मृत्यु के अंत तक चलता रहता है कि मृत्यु के दिन तक, जब तक व्यक्ति का मृत्यु न हो जाए तब तक विकास का क्रम जारी रहता है। इसलिए विकास का कालखंड क्या होगा? गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं।